हेलो दोस्तों, आज जो है कि एक नया सेक्शन जो कि मिशन यूपीएससी 2021 के अंतर्गत नया सब्जेक्ट आज स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोग जो है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री अपलोड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का यूपीएससी का, और आज जो है कि नया सब्जेक्ट का है जिसमें कि है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी फुल्ली करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे आता है। ठीक है, बस कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, उसी बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया जाता है करंट से रिलेटेड इशू। इसलिए इसमें जो है कि उस टाइम, ये तो है क्वेश्चन है आपका 1995 का है, तो उस समय जो भी करंट से रिलेटेड इशू था वो क्वेश्चन को अवॉइड कर दिए हैं। बाकी जो कंसेप्ट लग रहा है जिसको जानना चाहिए वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो अब इसका पीडीएफ लेने के लिए हम लास्ट में नंबर दे देंगे इस पर, और वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और जहाँ तक होगा इसको शेयर कीजिए सभी अपने सर्कल में। ठीक है, तो चलिए रेडी करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन है ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी बटे उत्पाद अनुपात, ऊंची पूंजी बटे उत्पाद अनुपात। देखिए, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सब्जेक्ट में आपको जो टर्म है एटलीस्ट उसका इंग्लिश जानना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश जानिएगा तभी इसका इजी हो पाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बाद इसका आंसर। भारत में बचत और पूंजी निर्माण पूंजी निर्माण ऊंचा तो है। देखिए, पूंजी निर्माण ऐसा बात नहीं, हम लोग का पूंजी मैक्सिमम लगता है, पूंजी जो होता है वो ऊंचा है, लेकिन इसका जो उत्पाद होता है, प्रोडक्शन होता है, वह बहुत ही कम होता है। समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर, यानी कि जो होता है उत्पादन की इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उत्पाद अनुपात बोलते हैं। अब देखिए, इसमें जितना पूंजी लगाएंगे, पूंजी ये हो गया, पूंजी तो मैक्सिमम हम लोग अप्लाई करते ही हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिएगा सिंपल, कि पूंजी मतलब कैपिटल बोलते हैं इसको, कैपिटल बाय प्रोडक्शन, उत्पाद। जिस देश का जितना कम होगा वह देश ज़्यादा विकास करेगा। भारत में क्या है, वह उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आधारभूत सब में ही ज़्यादा खर्च होता है। उसका ड्रेनेज बनाओ, उसका जो सीड के लिए अप्लाई करो, ये सब वगैरह सब में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वही बोले, इसका आधारभूत संरचना में जो होता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे उत्पाद जो होता है कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऊंचा कैपिटल और रेशियो जो है ये कम है अनुपात का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको सही से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट क्लियर होगा तो समझ में आएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी सब होता है, वो टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा याद रहना चाहिए, तभी इकोनॉमिक्स
और साइंस थे। ऐसा ये दो सब्जेक्ट है ना, रटने से कभी नहीं होगा, हमेशा इसको समझना होगा। चलिए क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ते हैं। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योग की दिशा में उन्मुख हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है, कृषि में उत्पादकता इतनी नहीं रही कि जनता को कृषि में ही बने रहने की प्रेरणा मिली है। अगला ऑप्शन है, भूजोत पर लगी अधिकतम सीमा के कारण अधिक लोगों को भू स्वामित्व मिला है और उन्होंने कृषि में ही बने रहना पसंद किया है। आर्थिक विकास के लिए कृषि के से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन समझ आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना क्या बोले कि हिंदी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो समझिएगा तभी सॉल्व होगा। इसलिए ना यूपीएससी में मैक्सिमम तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता है, तो कहता है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। खैर वो तो है, डिफ्रेंशिएट तो होता ही है, पार्शलिटी, अब क्या कीजिएगा, जो है उसी में लड़ तो नहीं सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश जान लेना भी कोई हानि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, भारत की व्यावसायिक संरचना मतलब क्या हो गया कि व्यावसायिक इसमें जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, भारत में देख रहे होंगे जो किसान है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर सब है, वह डायरेक्ट किस में तब्दील हो रहा है, सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ समझिए पहले, उसके बाद सब आ जाएगा इस तरफ का। भारत का जो कृषि वर्ग है, कृषक सब है, वह किस में आ रहा है, सेवा क्षेत्र में। क्यों आ रहा है, चाहे आप हरियाणा के ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए। हरियाणा पंजाब में क्या हो गया, जोत का आकार इतना छोटा हो गया है कि उसको खेती करने की ज़मीन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि अभी जो हम यहाँ लिखे थे कि जितना भी कृषक है, कृषक जो है वह वर्ग उद्योग की ओर नहीं जाके वह किस पे जा रहा है, सेवा क्षेत्र में। इसका कारण क्या है, इस जगह पे इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होने की वजह से ये सब क्या कर पाता, अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके वजह से वह कहाँ जा रहा है, सेवा क्षेत्र में। अब रहा उद्योग, तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, सेवाएं क्षेत्र में। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए उन्होंने कृषि में ही बने रहना पसंद किया है। ये क्या हुआ, ये तो जमीन का आकार छोटा हो गया, तो वो क्या होगा, कृषि में तो नहीं रहना चाहेगा, यानी तीसरा ऑप्शन गलत है। आर्थिक विकास की कृषि से उद्योगों की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं होता है। गलत सोच है, कृषक सभी जानता है कि इसका मॉडिफिकेशन, अगर 5 रुपये का हम लोग आलू लेते हैं, उसको मॉडिफाई करके चिप्स बना देंगे फैक्ट्री में, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। ये फार्मर भी जानता है। ठीक है, इसलिए यह भी आंसर क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे बी नंबर, कृषि उत्पादकता इतनी रही कि जनता को, अब सबसे पहली बात है यहाँ पे, ये भी तो आपका ऑप्शन ही गलत है। कृषि में उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता इतनी रही कि कृषि में उत्पादकता इतनी रही कि वह, यहाँ फिर से देखते ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखा हुआ था, ये समझ गए होंगे। इतनी रही
कि जनता को कृषि में ही बने रहने की प्रेरणा मिलती है। अगर वैसा होता तो कहाँ सेवा सेक्टर में जाता, नहीं आता। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी सी डी तीनों गलत है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखिए जितना भी भारत का जो आप प्लानिंग ईयर देखते होंगे तो उसमें कितना रखा था टारगेट, 4% मैक्सिमम, और वह भी अचीवमेंट नहीं हो पाता है। सारा पूंजी कहाँ जा रहा है, उद्योग क्षेत्र में जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वर्षों बाद भी वैसा का वैसा ही बना हुआ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से इसको एक बार हिंट्स कर देते हैं। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। देखिए अगर इसको कृषक को अगर इसको सप्लाई किया जाता है पैसा, सब्सिडी तो नहीं देना चाहिए लेकिन दे दीजिए सब्सिडी, और उसके बाद टेक्नोलॉजी, तो ये स्वाभाविक है इसी में बनाना चाहेगा। लेकिन इसको जो रिक्वायरमेंट होता है वही फुलफिल नहीं होता है, उसको मिलता ही नहीं पैसा, तो वो क्यों रहेगा इसमें, पैसा कहाँ जा रहा है, उद्योग में। और अभी आपका पता है कि उद्योगों का क्या स्ट्रक्चर है, तो पता है कोई भी फार्मर क्या चाहेगा कि हम एग्रीकल्चर किसान में बने रहें, कभी नहीं। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार, हरियाणा तरफ के जो कृषक वर्ग थे वो सब भी मॉडिफाइड हो रहे हैं सेवा क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वित्त क्षेत्रक सुधार नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था, SLR, CRR और कैश रिजर्व रेशियो। नहीं ये ऑप्शन है, यहाँ मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, हम क्वेश्चन है आपका, वित्त क्षेत्रक सुधार नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था, SLR, CRR और अग्रता माल क्षेत्रीय वित्त पोषण। ठीक है, और अगला ऑप्शन है यहाँ पे SLR छूट गई है, SLR और पूंजीगत माल क्षेत्रीय वित्त पोषण। और अगला ऑप्शन है CRR, अग्रता क्षेत्रीय वित्त पोषण और पूंजीगत माल क्षेत्रीय वित्त पोषण। चलिए होता है क्या है पहले समझते हैं। नरसिम्हन समिति जो उसका गठन हुआ था, आपका सबसे पहले गठन हुआ था 1991 में। नरसिम्हन समिति का गठन हुआ था 1991 में। ठीक है, ये क्यों गठित किया गया था, तो देखिए समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अपने आप सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस जगह पे बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो मान के चलिए क्या है, आपका एक बैंक है RBI, ठीक है, RBI है, और एक और बैंक ले लेते हैं हम यहाँ पे SBI, ठीक है, यहाँ पे एक और बैंक ले लिया हम लोग SBI। अब यहाँ पे एक और चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे ले लिया हम लोग कस्टमर। अब क्या है इसमें कि देखिए इसको समझिए ठीक से। कस्टमर जो है कि यहाँ पे पैसा जमा किया 100 रुपया, पैसा जमा किया 100 रुपया, किसमें, SBI में। तो अब ये SBI का क्या हो गया, लायबिलिटीज़ हो गया, जवाबदेही हो गया, उसका जिम्मेदारी हो गया कि मेरे पास 100 रुपया जमा किया है, तो हमको इसको क्या करना है, बदले में इंटरेस्ट देना है, उसको रिटर्न करना है। तो SBI क्या करता है, इसके पास जितना एसेट्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग NDTL। इसका फुल फॉर्म हो गया नेट डिमांड टाइम लाइन। ये क्या होता है समझते हैं। अभी RBI में कितना रुपया लगाया था, 100 रुपया। वो क्या करता है कि कुछ पूंजी को 100 रुपया का, देखिए 100 रुपया का जो होता है वो लगाता है इधर उधर
जो एसेट्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग NDTL। अब ये NDTL का ये कंसेप्ट इस जगह बस एक और थोड़ा सा टर्म है। NDTL का 4% वह RBI में आपको कैश के रूप में रखना होगा, कैश के रूप में रखना होगा। और ये जो कैश के रूप में रखा जाता है इसको बोलते हैं CRR, ठीक है, CRR। ये कहाँ पर रखना होता है? आपको बैंक में रखना होता है। किसका रखना होता है? NDTL का 20% कैश रिजर्व रेशियो। क्या हो गया? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश के रूप में रखना पड़ता है NDTL का 4%। उसके बाद यहाँ पे बहुत गंदा हो गया, फिर से लिखते हैं इसको, समझना चाहिए, समझ में आएगा तब क्लियर है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन आता है हमेशा। यहाँ लेते हैं फिर से RBI एक बैंक लिए, दूसरा बैंक लिए यहाँ पे SBI, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ले लिए एक कस्टमर। कस्टमर क्या किया? यहाँ पे बैंक में 100 रुपया जमा किया। अब ये तो इसका एक टाइमलाइन हो गया, SBI का लायबिलिटीज़ हो गया कि नहीं, हमको ये 100 रुपया दिया है इसको जमा करना होगा। तो वो करता क्या है, जितना भी इसका NDTL है, जो जवाबदेहिता होता है SBI का, उसको ये NDTL बोलते हैं, इसका 4% वह RBI के पास कैश के रूप में रखना होता है, ठीक है। 4% का रखना होता है, RBI के पास रखना होता है। और वर्तमान समय में अभी 13% है। 13% जो है कि SBI अपने पास ही रखता है। समझिए, यहाँ पे देखिए 100 का जो आया था 4% कहाँ रख दिया RBI में, 13% कहाँ रखा? अपने पास। अपने पास जो रखेगा वो किसी भी रूप में रख सकता है, चाहे वो गोल्ड में रखे या बॉन्ड पेपर के रूप में रखे, किसी भी फॉर्म में वो रख सकता है। तो या अब बाकी बात जो है पैसा, तो वो कहाँ लगा देगा? आराम से वह मार्केट में लगा देगा, ताकि उससे भी उसको इंटरेस्ट लग आएगा। यहाँ मार्केट में लगा दिया, मान चलिए 20 रुपया अंदर अपने पास रखा और 80 रुपया मार्केट में लगा दिया। अब यहाँ पे टर्म सब देखिए क्या क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 4% RBI के पास रखा था वो हमेशा कैश के रूप में होता है, इसलिए बोलते हैं उसको कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद जो SBI जो था 13% अपने पास रखा था, वर्तमान में इसे बदलते रहता है, तो इसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हुआ क्या था 1901, अब देखिए यह सब का दाम अगर बढ़ेगा, ये बढ़ गया, होता है क्या है ना कि RBI जो होता है कि वह मार्केट में महंगाई को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए सरकार के साथ साथ RBI भी जिम्मेदार है, ठीक है। RBI जो होता है मार्केट का मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए कुछ उसके पास हथियार होता है। उस हथियार में क्या चीज़ होता है? एक CRR भी होता है, SLR भी होता है। यदि CRR SLR यह सब को बढ़ा देगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आगे, जब कंसेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। तो क्या हो गया कि RBI जो होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं, RBI का मार्केट में SLR
ये सब को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया, मुद्रास्फीति क्या हो गया, घट गया। तो पहले जो था 1991 से पहले SLR, ये जो था बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, 40% 30% था। तो वही इस समिति बताया कि सबसे पहले आप इसको जो है कि कम कर दीजिए, इसको क्या करना है, कम करना है। ये समिति कब आया था, 1999 में, इसी टाइम आया था LPG रिफॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, SLR CRR PSL, ये इसको क्या करना है, कम कर देना है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका करेंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपका करंट क्वेश्चन है, जिस लिखा हुआ 1992 में घोषित नई निर्यात आयात नीति कितनी अवधि के लिए थी, ठीक है। तो वैसे था उस समय 5 साल के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये सब थोड़ा सा समझने वाली बात है। 8वीं पंचवर्षीय योजना एक्चुअली हमेशा वो क्वेश्चन में न्यूज़ में रहता है, ठीक है, वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, मतलब कोई क्वेश्चन में पेपर में रहता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिचय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत था, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत क्या था, वर्तमान राजस्व की शेष राशि, लोक उद्यमों का अंशदान, सरकारी ऋणदान, घाटा वित्तीयन। जी हाँ, इसका होगा घाटा वित्तीयन। इसमें क्या होता था ना कि बजटीय घाटा को रिजर्व बैंक से कर्जा लेकर पूरा करता है, वो तो अभी भी करता है, ठीक है, अभी भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ना क्लियर लिखा हुआ है, लोक क्षेत्र परिचय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या था, घाटा वित्तीयन। और ये फुलफिल कैसे होगा, RBI के पास जाइए और वहाँ से कर्जा लेके आगे दीजिए जनता को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि सरकार जो कोई भी पैसा कर्ज लेता है तो वो जनता के लिए ही लेता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार का योजनातर व्यय है। योजनातर व्यय का मतलब होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए इंग्लिश आपको जानना ही पड़ेगा इकोनॉमिक्स का। अब ये क्या समझिएगा, योजनातर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार में योजनातर व्यय है, रक्षा व्यय, उत्पादन, पिछली योजना अवधि से संबंध सभी व्यय, ब्याज भुगतान। देखिए ये होता क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसको समझिए, भारत जो होता है, भारत 5 ईयर प्लान बनाता था, और 5 ईयर प्लान में क्या इन्वेस्टमेंट होगा नहीं होगा, किस फील्ड में किस सेक्टर में कितना जाएगा, वो हर बार प्लानिंग कमीशन उसका क्या बनाता था, प्लान बनाता था। तो उसको बोलेंगे प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अब कुछ ऐसा खर्च हुआ जैसे रक्षा व्यय, अभी देखिए अचानक खरीदना पड़ गया है फ्रांस से, ठीक है, उत्पादन में दे देना है, मतलब ये सब जो होता है ये टोटली का प्लानिंग पहले से नहीं होता है, ये सडन मतलब ज़रूरत के टाइम में इसका यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो अब इसमें क्या चीज़ है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, टोटल रक्षा व्यय, उत्पादन, पिछली योजना अवधि से संबंधित सभी व्यय, ब्याज भुगतान, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा सब। देखिए लिखा हुआ है और कोट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ना
इसका सब आंसर होगा टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारथ्य माना है? कौन सा होगा? फैक्ट याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए, क्योंकि इसी में आपको पता है कि इसी में क्या होता है, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, ठीक है। और पहली बार जो है कि बेरोजगारी पर ध्यान दिया था, किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन संनिदेशित करता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, भारत का संविधान। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। संनिदेशित मतलब क्या होता है कि पावर, अधिकार, राइट, ठीक है, राइट, कि राज्य सरकार को कृषि पर आयकर, वो राज्य सरकार पे कृषि पे आय उसको कलेक्ट करना है, उसको ये पावर कौन देता है? स्वाभाविक है, कर है, तो कौन देगा? संविधान। क्या होगा इसका आंसर? भारत का संविधान। और कृषि जो है किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। आपको पता है ना कि संविधान में जो है कि 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में जो है कि 3 सेक्टर में बांटा गया है। स्टेट, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट, यूनियन और कंक्रीट। तो ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। और स्टेट लिस्ट में वर्तमान में कितना पावर है, इशू है? 61। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो फैक्ट है, करंट का है। निम्नलिखित में किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? चावल, कॉफ़ी, रबर, गेहूँ। चावल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या है नहीं है। क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग। उदारीकरण कार्यक्रम के अधीन और विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 योजना बनाई थी। FCNRA, दूसरा था FCNRB कहलाती है। इन 2 योजनाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है योजना ए के अधीन आरबीआई बैंक विनिमय दर उतार चढ़ाव को भुगतता है। योजना बी के अधीन विनिमय दर के उतार चढ़ाव से आए अंतर को अन्य बैंक पूरा करता है। अब ये दोनों वापस ले ली गई है, केवल योजना ए वापस ली गई है, ठीक है। तो वही ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा पुट सही है या गलत है। तो पहले इसमें समझते हैं होता क्या है, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उदारीकरण कब हुआ था? लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्मेशन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। उस समय क्या हो गया? उदार बन गया, मतलब किसी तरह हमको पैसा कमाना है, आते जो पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस दे दिया गया था। तो मतलब क्या हुआ कि उस समय जो विदेश में आदमी रहता था, फॉरेन में, ठीक है, जो फॉरेन में रहता था, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअली, देखिए, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। जो विदेश में आदमी रहता था वह जो भारत में पैसा डिपॉजिट करता था, मान चलिए ये डॉलर कर रहा है, तो होता है क्या है, बैंक एक्सचेंज रेट काटेगा ही, मतलब विनिमय दर जो होता है वो काटेगा ही एक्सचेंज रेट। तो उस समय तो इसको अर्निंग करना था, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भारत में आए।
तो इसीलिए यह दो तरह का पॉलिसी लाया था, ए और बी। ए के अंतर्गत क्या होगा, अगर आप $60 दे जमा कर रहे हैं तो आपके पास $60 ही अकाउंट में शो करेगा। उसका जो है कि आरबीआई किसी भी तरह का कोई भी भुगतान नहीं काटेगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन बी क्या था, अगर आप $60 ला रहे हैं, अगर आप $60 भेज रहे हैं तो वहाँ पे विनिमय एक्सचेंज रेट काट करके $50 या इंडियन करेंसी में आपको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ये जो करेगा इसका जो चार्ज होगा वो अदर बैंक आपको अदर बैंक को इसको फुलफिल करना होगा। तो ए में था कि एक्सचेंज रेट आपको नहीं लगेगा, बी में था एक्सचेंज रेट लगेगा और वह अदर बैंक्स उसको फुलफिल करेगा। ठीक है। तो अब यही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन जो है कि आपका देखिए ये सही है, क्योंकि विनिमय दर उतार चढ़ाव कौन कौन भुगतेगा, आरबीआई, ये अदर बैंक पूरा करेगा। ये दोनों अभी नहीं लिया गया है। ठीक है, सिर्फ ए ले लिया है और बी अभी तक काम कर रहा है, फेरा फेमा सब की तरह भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा आंसर, 1 2 4, 3 आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या होता है, FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, मतलब रहा ये दो पॉलिसी बनाएगा, 1 और 2। विदेश से आप कोई भी पैसा, विदेश से कोई भी पैसा आप चाहे डॉलर में हो, यूरो में हो, वो आप इंडिया भेजते हैं तो इसमें दो कंडीशन होता है, एक में आपका एक्सचेंज रेट नहीं लगेगा और दूसरा में लगेगा तो उसका थर्ड बैंक जो है कि वह चार्ज फुलफिल करेगा। ठीक है, यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत को औद्योगिक वित्त निगम, भारत का औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, इसकी स्थापना जिस क्रम में हुई, ऐसा तब क्वेश्चन आता ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। वैसे है क्या ना कि इसका जो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, स्थापना सही कालक्रम के अनुसार क्या हो, तो इसका कार्यक्रम जो है कि हम बता देते हैं। इसका जो हुआ था 1948 में हुआ था, इसका 1948 में हुआ था। ठीक है, फैक्ट अब इसका बहुत कम आता नहीं आता है। उसका हुआ था 1955 में हुआ था और इसका जो आपका हुआ था 1964 में हुआ था और यूटीआई का हुआ था 1964 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर तात्पर्य है उस ब्याज दर से, ऑप्शन है जो वाणिज्य बैंक के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है, जो बैंक कर्ज और अग्रिम पर प्रभावित करते हैं, जो बंध पत्रों पर देय होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। क्या है, ऑप्शन सब नहीं है, समझ आते हैं। फिलहाल बैंक रेट होता क्या है ये समझते हैं। तो चलिए पुनः एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक लेते हैं, सेंट्रलाइज बैंक RBI, ठीक है, और दूसरा बैंक लेते हैं SBI। अब ये जो SBI है ये क्या चीज़ करता है, ये आपको पता है कि पैसा, पब्लिक का पैसा को मार्केट में देता है, मार्केट का पैसा को पब्लिक में देता है। इस तरह से मनी का फ्लो और मल्टीप्लाई होता है। मनी मल्टीप्लायर का यही कंसेप्ट है कि मनी मल्टीप्लायर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है, वाणिज्यिक बैंक का, मतलब ये बैंक का।
अब देखिए एसबीआई को लंबे अवधि के लिए, क्या हम बोले, एसबीआई को यदि लंबे अवधि के लिए आरबीआई से लोन लेना होता है तो आरबीआई क्या करता है, फ्री में तो उसको देगा नहीं ना, फ्री में इसको पैसा नहीं दे देगा, क्या करेगा, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज लगाएगा, और जिस चार्ज से देगा उसी को बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, यह भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, मौद्रिक नीति का। तो अब क्लियर हो गया कि आरबीआई किससे लेता है, लेता है यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये आरबीआई जो है कि पैसा इसको दिया, ठीक है, तो बदले में इससे क्या होगा, आरबीआई कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, और वो इंटरेस्ट लेगा क्या, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखते हैं, ये आपका आरबीआई हुआ और ये आपका एसबीआई हुआ। एसबीआई को पैसा का ज़रूरी है तो आरबीआई इसको चलिए दे देगा, और बदले में इससे क्या होगा, इससे ब्याज लेगा, इंटरेस्ट लेगा, उसी को बोलते हैं बी आर, मतलब बैंक रेट। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारतीय रिजर्व बैंक अभी सुने हैं कहीं पर देता है कुछ भी, वो तो पैसा देता है। जो बैंक को कर्ज अग्रिम प्रभावित करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण साधन नहीं है, उपभोक्ता उधार नियमन, उधार राशि नियमन, अंतरण, मार्जिन नियम, अपेक्षाएं, परिवर्तित लागत आरक्षण अनुपात, इसी को बोलते हैं सीआरआर। लास्ट में जो है ना इसको बोलते हैं सीआरआर, सीआरआर, इसको सीआरआर बोलते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, ये तो पहले समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या है। कि चलिए सबसे पहले अभी एक हम लोग बैंक के बारे में लेते हैं। पहले एक बैंक लिखते हैं जो हम लोग का सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक जो मालिक है वो बैंक हुआ आरबीआई। ठीक है, और इधर में एक ले लेते हैं सरकार, गवर्नमेंट, और इस जगह पे ले लेते हैं आम जनता। यहाँ पे क्या है, आम जनता है, यहाँ पे आपका आम जनता है, पब्लिक है। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि इस जगह पे महंगाई बढ़ेगा घटेगा, उसको नियंत्रण करना है, यह सब काम कौन करता है, दोनों मिलकर करता है। ये और ये दोनों मिलकर यहाँ पे कंट्रोल करता है, कंट्रोल। कौन कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई और सरकार। तो आरबीआई जो करता है, महंगाई सबको कम करता है, वो अपना एक नीति से करता है, उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। इसका मतलब हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और भारत जो कंट्रोल करता है, ये सरकार जो कंट्रोल करता है, वह करता है बजट के माध्यम से। बजट के माध्यम से देखते होंगे शुरू में ही साल में एक ही बार सरकार बोल देता है ठीक है इसमें सब्सिडी मिलेगा, तो इसका मतलब बीच में वह परिवर्तन नहीं हो सकता है। सरकार एक ही बार नियंत्रण करेगा साल में, और वह बजट के माध्यम से महंगाई पे नियंत्रण करता है। लेकिन आरबीआई जो होता है, ये आरबीआई इस पे जैसा कंडीशन रहेगा उसी के अनुसार मौद्रिक नीति चालू करेगा। यह हर तिमाही महीना में, मतलब साल में 6 दूना 12, 4 तिया 12,
तिमाही में निकलता है, हर 3 महीना निकलता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब जैसा कंडीशन रहेगा वैसा ही मौद्रिक नीति अपनाएगा। तो इसका मतलब आरबीआई जो है कि साल में इसको सिचुएशन के अनुसार चेंज कर सकता है। लेकिन क्या चीज़ चेंज करता है? इन्फ्लेशन, महंगाई। लेकिन सरकार एक बार जो साल में बोल दिया, चलिए वही हो गया। तो ये जो मौद्रिक नीति हुआ, अब चलिए फिर से इसके आगे पढ़ना होगा। तो देखिए, अब सरकार का तो यहाँ पे काम नहीं है, आरबीआई का काम है। आरबीआई जो मौद्रिक नीति अपनाता है वो तो आपको मालूम चल गया, इन्फ्लेशन सबको कम करने के लिए। तो ये आरबीआई 2 तरह से कम करता है, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। QA क्वांटिटी लिख देते डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप में करता है, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। इसी में आपका आ जाएगा CRR, SLR, ठीक है। ये गुणात्मक हो गया, ये क्या हो गया? मात्रात्मक। ये मात्रात्मक हुआ, क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक हुआ। ये क्वालिटी मतलब हो गया एक खास टारगेट वर्ग को निश्चित करके मुद्रा को बढ़ाना है या फिर घटाना है। ये होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया? गुणात्मक। गुणात्मक में क्या करता है? एक पार्टिकुलर क्षेत्र को इंगित करके उसको उसके क्षेत्र में पैसा बढ़ाना है, कम करना है, क्या है नहीं है, उस पर इंडिकेट करता है। लेकिन यह एक जनरल वे में करता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए फिर से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप उदार नियंत्रण के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो कि आपका ये है CRR, इसे बोलते हैं इंग्लिश में CRR। देखिए इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जब ये हम लोग क्लास लेंगे तो उस टाइम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एनालिसिस कर देंगे तब ना मालूम चलेगा कि नहीं कहाँ से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन सब आ रहा है। देखिए एग्ज़ाम का रणनीति यही समझना आता है। रणनीति समझने के लिए उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद जो है कि सिलेबस देखिए, तभी जाके आपका कोई भी एग्ज़ाम का एक सही रणनीति डिसाइड होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अभी आप सिंपल ये जान रहे थे हम लोग कि चयनात्मक उदार नियंत्रण। अब इसी से संबंधित यहाँ पे आ गया आपका कि भारत में जो है कि महंगाई को नियंत्रण करता है, सरकार करता है और आरबीआई दोनों मिल के करता है। सरकार भारत में साल में एक ही बार करता है, लेकिन ये जो है आपका हर तिमाही महीने पे करता है, ठीक है। इस तरह ये सब जान गए। यही हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानेंगे तो बहुत कुछ उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन से मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति। अब यहाँ पे पुट दिया हुआ 1 2 3 4 5। चलिए थोड़ा सा इसमें अब जो है कि हमको सीखना होगा पहले, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट पे। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि बैंकिंग से संस्थान से जो है ना कि आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये सबसे मतलब कंटिन्यू क्वेश्चन आते रहता है। तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। होगा तो किसी दिन हम इसका वीडियो पहले बनाएंगे, उसके बाद कुछ बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन किसका? विश्व बैंक का पूछा है। तो विश्व बैंक का संरचना जानते हैं क्या होता है? वर्ल्ड बैंक जो होता है, देखिए वर्ल्ड बैंक 2 तरह का होता है। एक वर्ल्ड बैंक होता है और एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप होता है। वर्ल्ड बैंक
ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें 2 बॉडीज होता है, इसमें 5 बॉडी होता है, 1 2 3 4 5। समझे, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ग्रुप, बैंक ग्रुप अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ है। वर्ल्ड बैंक में 2 बॉडीज होता है, वो क्या क्या होता है? होता है IBRD, दूसरा होता है IDA, ठीक है, दूसरा होता है IDA। तो ये दोनों का काम अलग अलग होता है। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसका होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो देखिए इसका काम क्या होता है IBRD का, कि जो मिडिल कंट्री है उसमें जो प्यूबर्टी लाइन से बिलो है उसको लोन देना, उसका लोन सप्लाई करना। लेकिन IDA जो है वो सबसे जो गरीब देश है, पोरेस्ट कंट्री है, उसको देखभाल करता है। अब देखिए WBG में क्या क्या है, यह भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हो गया, IBRD है, IDA है। अब देखिए इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि दोनों आ गया उसका बॉडी। अब और इसमें जो होता है, और भी होता है, इसमें मेंबर होता है IF, देखिए ये सबको याद करना होगा, ठीक है। IFC होता है, MIGA होता है, ठीक होता है, और लास्ट में होता है एक और होता है, इसका भी नाम लिख देते हैं, कहाँ गया, इससे लिखते हैं, वो होता है वहाँ पे नहीं लिखा रहा है, अच्छा कलर लेते हैं, ये दिखा देगा, हाँ वो होता है ICSID। ये संस्था जो होता है 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर होता है। अब वही क्वेश्चन है, तो इसका वर्ल्ड बैंक के बारे में जब जानेंगे तभी आपको इसका आंसर, मतलब ये पूरा नाम अच्छे से इसका डिटेल सब सीख पाएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका A होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है निगम कर का उद्ग्रहण विनियोजना राज्य करते हैं, उद्ग्रहण संघ करता है और संग्रहण विनियोजना राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है, उसका सहभाजन संघ राज्य करते हैं। उद्ग्रहण संघ करता है और वहीं पूर्णतः उसका स्वामित्व होता है। देखिए ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स गवर्नमेंट का, मतलब संघ का डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये संघ का डायरेक्ट टैक्स होता है और यही इसका ऑनर भी होगा। इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा आपका, D, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आज। इकोनॉमिक्स में इतना 16 क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स का देखिए क्वेश्चन आता ही हर बार, आपको क्वेश्चन इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स से, तो इसलिए इसको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्पोर्टेंट है। और अब स्पेशली इसमें जो होता है ना कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं करंट बेस्ड, लेकिन करंट बेस्ड तभी अप्लाई होगा जब आपका इसका बेसिक कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी सब क्लियर होगा। हम लोग को इकोनॉमी पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगा, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगा। होता है ना कि घर कैसे चलता है, इधर से मैनेज करो तो उधर चलो, ठीक उसी तरह आपको देश को चलाना है, ठीक है। तो ये हम नंबर दे देते हैं आपको, इसको PDF के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा, या कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप यहाँ कर सकते हैं 9473123824, ठीक है, 9473123824।
तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके PDF मंगा सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए जहाँ तक पॉसिबल होगा। ओके।